क्वेश्चन एक आपका 2011 जनगणना से आया हुआ था। तो अगर 2011 जनगणना में आपका या तो एक स्टूडेंट का ये था कि प्रश्न पूछे गए थे, कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसा कुछ था। तो देखिए, अगर यहाँ पर बात करी जाए 2011 जनगणना की, तो पहली चीज तो ये जो जनगणना हुई थी वो 16 भाषाओं में करी गई थी। अगर आपसे भाषा पूछी गई तो ये 16 भाषाओं में करी गई थी। और इसके साथ साथ अगर बात करें अगर कितने चरण में आपकी करी गई है, पहले भी ये पूछा जा चुका है, तो 2 चरण में आपकी ये पूरी हुई थी। और तीसरा, अगर इसमें प्रश्न की बात करें कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे, 13 तरह के प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे गए थे। तो ये था आपका 2011 जनगणना था। और ये जो जनगणना थी वो 15वें नंबर की थी। 2011 वाली जनगणना पहली आपके 1872 में हुई थी, वो आपकी आधिकारिक नहीं थी, लेकिन जो आधिकारिक थी आपके 1881 में करी गई थी। बाकी जिनका एग्जाम था वो लोग और कंफर्म कर सकते हैं। आपका वीडियो में क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर के और कंफर्म कर लेंगे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको 4 समाज तो यहाँ पर हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन आज जो आपका एक नया समाज 5वां भी याद रख लेना है, वेद समाज पूछा गया है। वेद समाज की बात करें, अगर आपके वेद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, आपसे जगह पूछी गई थी, तो वेद समाज की जो स्थापना है वो मद्रास में करी गई थी। मद्रास इसका राइट आंसर है। अगर व्यक्ति की बात करें, करने वाले कौन थे, तो केशव चंद्र जो सेन है, केशव चंद्र सेन जो हैं ये रहे हुए थे व्यक्ति जिन्होंने स्थापना करी हुई थी। और कब करी हुई थी, वर्ष की बात करें तो 1864 में करी हुई थी। 1864 में केशव चंद्र सेन ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। और ये प्रेरित किससे था, तो ये प्रेरित था ब्रह्म समाज से, जो कि 1828 में जिसकी स्थापना हुई थी। और बात करें तो इसमें विधवा पुनर्विवाह और आपके महिला की शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका वेद समाज का पूछा गया था। अगर यही आर्य समाज की पूछते स्थापना कहाँ हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना बंबई में हुई थी, 1875 में हुई थी आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा। बाकी 4 समाज तो आपको ऑलरेडी हम कई बार एनालिसिस के दौरान भी बता चुके हैं। आगे अगर आपका एग्जाम नहीं तो आपका एग्जाम तो आपको याद ही होगा, जिन लोगों ने पहले देख रखा होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना का आपका उद्देश्य क्या था। देखिए, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, पहली चीज तो आपकी ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि कुल 12 पंचवर्षीय योजना ही हुई है, इसमें कि ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। और जिसका जो टाइम पीरियड था बात करें तो ये 2012 से लेकर के 2017 तक चली हुई थी। और तीव्र एवं जो समावेशी विकास था, यानी कि तीव्र एवं समावेशी जो आपका यहाँ पर विकास था, ये इसका उद्देश्य रखा गया था। यानी औसत आर्थिक दर इसमें हासिल करनी थी, औसत जो आर्थिक दर हासिल करनी थी, इसके लिए तीव्र एवं समावेगी जो आपका समावेशी विकास है उसका उद्देश्य रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। बाकी कुछ अदर ऑप्शन था तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस का पीडीएफ, बाकी सारी अपडेट जो आगे एग्जाम होंगे, कब आपकी कौन सी क्लासेस चलेंगी, किस तरह के वीडियो आएंगे, सारा कुछ अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर किया जाता है, जिन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो जा करके आपको क्या करना है कि वहां पर आपको जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है। पोंगल त्योहार आपका पूछा गया था, आसान क्वेश्चन था, पहले भी आप लोगों ने कई बार कर रखा है। और ऑलरेडी इससे पहले भी एसएससी जीडी के ही एग्जाम में आपका अभी भी पिछली शिफ्टों में पूछा जा चुका है। तो तमिलनाडु जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, जहां से आपका पोंगल त्योहार का संबंध है। और पोंगल त्योहार में ही आपका जल्लीकट्टू का त्योहार होता है, ये भी आपका कई बार पूछा गया कि जल्लीकट्टू त्योहार कब होता है, तो वो भी पोंगल पर होता है आपका। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो होते हैं आदमी, वो सांडों से उनकी लड़ाई करवाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन आ गया कि एशियन गेम्स दिल्ली में पहली बार कब हुए थे। देखिए, अगर एशियन गेम की बात करें तो इसकी शुरुआत ही दिल्ली में हुई थी। पहली बार क्या, यानी कि जो पहली बार वाले थे वो दिल्ली में ही हुए थे, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो दिल्ली में ही करी गई थी। तो 1951 में जो है आपकी शुरुआत हुई थी एशियन गेम्स की, और पहली बार जो है ये दिल्ली में ही खेले गए थे, तो 1951 आपका होगा। और अब तक भारत के अंदर जो है 2 बार एशियन गेम्स का आयोजन हो चुका है, और जो दूसरी बार आपका हुआ था वो हुआ था 1882 में। ये भी आपसे पूछा गया, तो 1882 में दूसरी बार हुआ। पहली बार जो शुरुआत हुई थी वो भी दिल्ली में हुई थी 1951 में। और 2018 के आपके इंडोनेशिया में आपके हुए थे, जिसके बारे में पूछा जाता है, जिसमें ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा उद्घाटन में थे और समापन में रानी रामपाल थी। 2022 का जो आपका था एशियन गेम्स वो आपका चीन में खेला गया था। तो ये आपको याद रखना है, इनसे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन पीछे भी पूछे गए, वही कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है आपका रिपीट होकर के फिर से पूछे जा रहे हैं, कुछ नया इसके अंदर नहीं पूछा गया है।
देखिए, एक योजना से आपका था कि जो ग्रामीण गाड़ी योजना किस राज्य में शुरू हुई या किससे संबंधित थी आपसे, कुल मिलाकर के एक जो आपका यहाँ पर था ग्रामीण गाड़ी योजना की बात यहाँ पर करी गई थी। झारखंड राज्य में इसको शुरू किया गया, ग्रामीण आपकी गाड़ी योजना है। और ग्रामीण जो गाड़ी योजना है झारखंड में शुरू हुई। इसमें क्या है, बस सेवा शुरू करी गई है उन लोगों के लिए जो आसानी से आ जा सके। तो ये आपका ग्रामीण सेवा के अंतर्गत था, झारखंड में आपका शुरू हुआ है। और झारखंड के त्यौहार भी आपको याद रखना है, सरहुल हो गया। सरहुल आपका त्यौहार कई बार जो होता है आपका यहाँ पर झारखंड का पूछ लेते हैं। भक्ता पर्व एक आपका होता है, उसको भी पूछ लेते हैं। और एक त्यौहार आपका देखिए दिमाग से निकल गया, आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा तीनों जगह मनाया जाता है, वो भी आपका यहाँ पर झारखंड से ही संबंधित होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए आवर्त सारणी से आपका क्वेश्चन जो है इस शिफ्ट में भी देखने को मिला हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था आपका ये नहीं पता चला है। अब या तो आपसे उत्कर्ष गैस पूछा होगा कि इनमें से कौन सी उत्कृष्ट जो है आपकी गैस है या फिर नहीं है। तो जितनी भी आपकी हीलियम हो या फिर आपकी नियॉन हो या फिर आपकी आर्गन हो या फिर आपकी रेडॉन हो या आपकी क्रिप्टॉन हो, ये सारी की सारी गैसें जो है आपकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये सभी उत्कृष्ट गैसों के अंतर्गत आती हैं। तो इनसे रिलेटेड पूछा गया था। और जो आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसको परमाणु भार के क्रम में रखा गया था, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया। आपकी मेंडलीव की परमाणु भार के क्रम आपके क्रम में तो रखे गए थे, लेकिन जो आधुनिक आई हुई थी उसको परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा गया था। ये भी आपको याद रखना है। आवर्त सारणी से क्वेश्चन छोटे छोटे देखने को यहाँ पर मिले, ज्यादा टफ भी नहीं पूछे गए, लेकिन क्वेश्चन इस बार आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा देखेंगे क्या क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट पूछा गया था कि आपका जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था किस संगीतकार को मिला या किस गीतकार को मिला या किस गायक को मिला। देखिए 1989 में पहली बार अगर किसी गायक को मिला हुआ था तो 1989 में मिला हुआ था, शायद 37वां था आपका। और ये मिला हुआ था लता मंगेशकर को, अगर गीतकार की बात करें। और लता मंगेशकर के बाद ये जाकर के मिला है, जाके इसके बाद जो मिला वो यहाँ पर मिला हुआ था आपका मन्ना डे को भी मिला हुआ है, उसके बाद आपका आशा भोसले को भी मिला हुआ है इनके बाद में। तो ये कुछ क्वेश्चन आपका संगीतकार से, इस क्वेश्चन को और लोग कंफर्म कर देंगे एग्जैक्टली क्वेश्चन आपका क्या था। और सबसे पहले तो आपको पता ही होगा किसको मिला हुआ है, सबसे पहले तो देविका रानी को मिला हुआ था जो कि अभिनेत्री थी, लेकिन यहाँ पर आपके गीतकार वगैरह पूछा गया। हाँ, लता मंगेशकर के बाद आपका मजरू सुल्तानपुरी को भी मिला हुआ था, ये भी याद रखना है, मजरू सुल्तानपुरी अगर आपको दिया हो। तो ये कुछ क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया था। नेक्स्ट आपका एक करंट का क्वेश्चन ये बना था कि भारत में जर्मनी के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। देखिए अगर जर्मनी के अंदर बात करें कि जो भारत का है वो प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तो गुरदीप सिंह रंधावा इसका राइट आंसर था आपका। ये करंट का क्वेश्चन था, यानी कि जो गुरदीप सिंह रंधावा हैं ये जर्मनी में भारत का प्रतिनिधित्व इस बार कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो यही थे ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि 2011 जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या कितने करोड़ थी। यहाँ पर देखिए करोड़ में जनसंख्या पूछी गई है। और एक दिन जब एग्जाम आपका पूछा गया था तो ये कुछ क्वेश्चन था कि कितने आपकी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए अगर यहाँ पर बात करें तो 96 से 97 करोड़ के आसपास जो अप्रॉक्स में आपका ऑप्शन रखा होगा, वो आपका राइट आंसर था यहाँ पर, यानी कि 96-97 जो करोड़ है वो जनसंख्या है हिंदू की। और इसमें वृद्धि की बात करें तो कुल 16% के अप्रॉक्स हुई थी, जो कि एक दिन पूछा गया था। वही मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो 17 से 18 करोड़ के आसपास रही हुई है। और अगर मुस्लिम में अगर वृद्धि की बात करें तो लगभग 24% तक बढ़ोतरी हुई थी 2001 से लेकर के 2011 तक। और इससे क्वेश्चन यहाँ पर परसेंटेज को लेकर एक दिन पूछा जा चुका है, इसलिए बता रहे हैं। बाकी 96-97 अगर आपका ऑप्शन में जो भी दिया होगा वो आपका राइट आंसर था। हिंदुओं की जनसंख्या यहाँ पर आपसे पूछी गई थी। एक दिन आपकी क्रिश्चियन पूछी गई थी कितनी प्रतिशत है, ईसाई की तो 2.1% थी। तो इस तरह से कितनी जनसंख्या कितने परसेंट है ये पूछ लेते हैं, नहीं तो आपसे संख्या में पूछ लेंगे कितने करोड़ है। तो ये यहाँ पर पूछा जा चुका है। इस तरह के पैटर्न 3 से 4 बार जो है आपके एग्जाम में देखने को मिला हुआ है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जीडीपी आपके 1951 से लेकर के 1991 तक आपका कितने प्रतिशत इसमें वृद्धि हुई थी। तो 33% के अप्रॉक्स आपको अगर ऑप्शन में दिया हुआ तो दैट वाज योर राइट आंसर। बाकी इस क्वेश्चन को मैं रीचेक कर लूंगा जैसा ही, क्योंकि आपको जब पीडीएफ मिलती है एक बार सारे क्वेश्चन फिर से देख लिए जाते हैं। जो कुछ नए क्वेश्चन होते हैं उनके साथ में उनके राइट आंसर लगा करके आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर। उनका दोनों का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ पर जुड़ जाइए। आपके और एक्यूरेसी
कि जो यहाँ पर आपके एनालिसिस के दौरान कुछ गलती हो जाती है तो उसको वहाँ पर पीडीएफ में सही करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि भारत के राष्ट्रीय त्योहार कितने हैं। अगर आपसे राष्ट्रीय त्योहार पूछे गए थे भारत के, तो ये 3 अगर ऑप्शन में आपको दिया था तो वही आपका राइट था। क्योंकि देखिए, एक तो आपका 15 अगस्त हो जाता है, और 15 अगस्त की बात करें तो भारत का स्वतंत्रता दिवस है, यानी कि आपका यानी कि हमारा देश जो भारत है वो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, तो इसलिए 15 अगस्त आपका राष्ट्रीय त्योहार हो गया। और एक 26 जनवरी हो जाता है, क्योंकि 26 जनवरी को क्या हुआ था, संविधान की शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 में, तो 26 जनवरी को भी राष्ट्रीय त्योहार मानते हैं। और तीसरा आ जाता है 2 अक्टूबर, जब महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, जो कि राष्ट्रपिता थे हमारे, तो 2 अक्टूबर को भी राष्ट्रीय पर्व यानी कि नेशनल आपका फेस्टिवल इंडिया का कंसीडर किया जाता है। तो 3 यहाँ पर राइट आंसर था, यानी कि जो राष्ट्रीय त्योहार है भारत के वो कुल यहाँ पर 3 है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका था, आपका यहाँ पर राज्यपाल से रिलेटेड था कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है, आपसे पूछा था, या फिर अनुच्छेद देकर के आपसे डायरेक्ट पूछ लिया होगा कि अनुच्छेद का मतलब क्या है। तो आपका अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 161 161 आपका राइट आंसर था, जिसके तहत आपका राज्यपाल क्या करता है कि क्षमादान की शक्ति होती है राज्यपाल के पास में। लेकिन जब यही बात राष्ट्रपति के पास जाएगी कि राष्ट्रपति के बाद क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो वो होती है अनुच्छेद 72 के तहत। यानी आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को शक्ति देता है क्षमादान की, और आर्टिकल 161 जो होता है ये राज्यपाल को देता है। इसके साथ आपको याद रखना, एक दिन ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस संशोधन में किसी व्यक्ति को ये आपका अधिकार दिया गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 2 दिन ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, तो वो था 7वां संशोधन, यानी कि उसमें 7वां संशोधन था, जो कि हुआ था जाके 1956 में, 1956 में हुआ था जाकर, जिसके तहत ये अधिकार मिला कि कोई व्यक्ति है वो एक से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल का कार्यभार संभाल सकता है। तो ये भी यहाँ पर याद रखेंगे, हो सकता है आपका पहले पूछे, इस बार रिपीट होकर के फिर पूछ ले। नेक्स्ट आपका है कि विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है। देखिए, विजेंद्र सिंह का आपसे पूछा गया, बॉक्सिंग इसका राइट आंसर था, और शायद 2 से 3 और भी नाम दिए हुए थे जिनका आज एग्जाम था यहाँ पर 3rd शिफ्ट में, वो लोग कमेंट में और बता देंगे। बॉक्सिंग इसका राइट आंसर था, जिससे कि विजेंद्र सिंह का संबंध था। और एक आपका लक्ष्य सेन पूछा गया था आपका 2nd शिफ्ट में, और 1st शिफ्ट का मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। 1st शिफ्ट में भी आपका पूछा होगा, जिन लोगों ने एनालिसिस देखा होगा उनको शायद याद हो। तो लगातार ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन तो जो स्पोर्ट रिलेटेड पर्सनैलिटी हैं आपकी फेमस, उनसे आपका पूछा लिया जा रहा है। हाँ, दीपिका पल्लिकल पूछा था आपका 1st शिफ्ट की बात करें तो 1st शिफ्ट में देखिए आपका दीपिका पल्लिकल पूछा गया, जो कि स्क्वैश प्लेयर है, दिनेश कार्तिक की पत्नी है, जो कि इंडियन क्रिकेटर है। और ये लक्ष्य सेन आपके बैडमिंटन है 2nd शिफ्ट में। तीसरा आपने देखा कि विजेंद्र सिंह, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है। तो ऑलमोस्ट आपके कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मल्लिका साराभाई को पाम दी अवार्ड किस देश ने दिया हुआ था। देखिए, यहाँ पर मल्लिका साराभाई के नृत्य वगैरह से किसी को कुछ मतलब नहीं था, बाकी जो इनका संबंध है वो तो आपका पता है, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी से है। लेकिन यहाँ पर पाम दी अवार्ड की बात करी गई है कि ये किस देश से संबंधित है, और ज्यादातर लोगों को ये पाम दी अवार्ड मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये एकलौती यहाँ पर नृत्यांगना है जिनको दिया गया है। इनको दरअसल पाम दी अवार्ड मिला हुआ था 1977 में, और ये जो अवार्ड है ये है फ्रांस का, सिर्फ यही का नहीं है, और इसे फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, ये लता मंगेशकर जी को भी मिल चुका है, और कई जानी पहचानी जो पर्सनैलिटी हैं उनको भी ये पाम दी अवार्ड मिल चुका है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान होता है, फ्रांस इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। पाम दी अवार्ड जो है यहाँ पर मल्लिका साराभाई को मिला हुआ था। नेक्स्ट आगे है, पदार्थ की वह अवस्था कौन है जिसमें आकार और आयतन समान होता है। देखिए, आसानी से आप समझ सकते हैं, पदार्थ की 3 ही अवस्था होती है, एक तो आपकी ठोस होती है, एक आपकी द्रव होती है, और तीसरी आपकी होती है गैस। इन 3 अवस्थाओं की बात होती है, और यहीं पर अगर बात करें 3 अवस्थाओं में, तो ठोस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। यानी ठोस ऐसी अवस्था होती है पदार्थ की जिसमें कि आकार तो समान रहता ही रहता है, बाकी आयतन और आकार दोनों की दोनों चीजें समान रहती है। तो ठोस जो है इस क्वेश्चन का सॉलिड जो है राइट आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है,
नेक्स्ट एक आपका भूटान से रिलेटेड क्वेश्चन था कि भूटान से जो लगे हुए राज्य हैं वो कौन से हैं। इस तरह से आपका पूछा हो आपको कई कई ऑप्शन, एक आपको ऑप्शन में कई सारे नाम दिए हो, या फिर यह पूछा हो कि इनमें से कौन सा राज्य लगता है, आपको 3 ऐसे दिए हो जो ना लगते हो। तो अगर भूटान की बात करें तो पहला जो राज्य लगने वाला है उसकी बात करें, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, यानी कि पश्चिम बंगाल भूटान से लगता है। इसके साथ साथ लगता है अरुणाचल प्रदेश, अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश भी लगता है। इसके साथ साथ आपका सिक्किम भी लगता है, और सिक्किम के साथ में आपका असम भी लगता है। असम तो मोस्टली सभी राज्यों से भी लगता है, उत्तर पूर्वी राज्यों से। तो सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो कि सिक्किम से लगते हैं। और कल जो है आपका पूछा गया था क्वेश्चन एक्चुअली, बांग्लादेश से कौन सी देश की सीमा, राज्य की सीमा नहीं लगती है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों को एक बार देख लेना है थोड़ा ढंग से कि कौन कौन किस राज्य से लगते हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका बनना है तो हो सकता है कल भी आपसे इसी पैटर्न में पूछ लिया जाए, क्योंकि एसएससी क्या करता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन वहीं से पूछ लेता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका आर्टिकल 12 से आया हुआ था कि जो अनुच्छेद 12 है आपका आर्टिकल, वो क्या है। दरअसल अनुच्छेद जो 12 है ये उन संस्थाओं को आपका निर्धारित करता है जो दायरे में आती है, मतलब जो स्पष्टता प्रदान करता है आपके राज्य संघ की जो होती हैं संस्थाएं वगैरह, सभी लोगों से संबंधित, संसद और राज्यपाल से, उनसे रिलेटेड जो चीजें होती है आपके संविधान में भाग 3 के जो मौलिक अधिकार वगैरह उल्लंघन का जिम्मेदारी वगैरह ठहराई जाती है। यानी कि राज्य संघ जो टोटल होता है आपका, क्योंकि 12 के बाद से आपका जो 35 तक पूरे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं भाग 3 में, तो यही आपका यहाँ पर 12 से रिलेटेड मौलिक अधिकार का पूछा गया था। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, बाकी जिनका एग्जाम था वो लोग और क्वेश्चन बताएंगे, कंफर्म करेंगे।